तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ और एफिडेविट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, और ये पॉइंट किससे जुड़े हुए हैं आगे जाके हमें इस कंटेंट में पता चलेगा। सबसे पहले बात करें कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। हमने इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि क्या क्या चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है, या क्या क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 प्रमुख चैलेंजेस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब उन चैलेंजेस से टैकल, उन चैलेंजेस से निजात पाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे सुधार की है, क्या सुझाव दिया गया है, और आगे पॉलिटिकल पार्टी कैसे उन पूरे रिफॉर्म्स को करेगी। यानी कि बात करें हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, तो सबसे पहला प्रश्न ये उभर के सामने आता है कि आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म? इफ दे आर विलिंग, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म की बातें हम करें तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या खुद रिफॉर्म करना चाहती हैं, इसकी इच्छा रखती हैं, और अगर रखती हैं तो ऐसी क्या चीज है जो ऐसा करने से उनको रोक रही है। दूसरी चीज कि इफ दे आर नॉट विलिंग, यदि वे इस चीज की इच्छा नहीं करते हैं कि उनमें सुधार हो, देन इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम रिफॉर्म, कि क्या ये संभव है कि उन्हें जबरदस्ती उनके अंदर सुधारों को किया जा सके। तो इन 2 प्रश्नों के साथ ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में कैसे सुधार हो सकता है, जो चैलेंजेस थे कैसे उसको टैकल एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले बात किया जा रहा है कि लेट अस लुक एट द सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडर। तो कुछ रिफॉर्म्स, कुछ सजेशन, अब जो है बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कुछ रिफॉर्म्स की, कुछ सजेशन की, और तमाम प्रोसीजर्स की। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमएलसी एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अब संविधान ने इस चीज को अपने संविधान के 52वें संशोधन में 52nd अमेंडमेंट में ये कर दिया कि अब कोई भी एमएलए और एमपी, जो हमने पिछले वाले चैनल में पढ़ा था कि सीट को लोग शिफ्ट कर लेते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, इस चीज को रोकने के लिए संविधान ने एमएलए और एमपीज को अपनी पार्टी चेंज करने से रोकने के लिए, अर्थात डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून, इसके माध्यम से अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर्स, एमएलए हो या एमपीज हो, अब अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता है। अगर इन एनी केस अगर वो अपनी पार्टीज को चेंज करता है तो कानून क्या कहता है कि दैट इफ एनी एमएलए और एमपीज change parties then he or she will lose the seat in the legislature। तो जिस सीट को जीता, पहले क्या होता था, आप जीते इस पार्टी से चले गए उस पार्टी में, लेकिन अब जो है जा तो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल वहां से फिर से एक नया चुनाव होगा, और इस प्रोसीजर के माध्यम से आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी सीट को नहीं, अपनी सीट को लूज कर देंगे तब आप पार्टी को चेंज कर सकते हैं। सीट को लेके आप पार्टी को शिफ्ट नहीं कर सकते, पार्टी से शिफ्ट नहीं हो सकते। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ ऑर्डर पास किए, जिसके अंतर्गत क्या किया गया कि मनी और मसल्स पावर को, क्रिमिनल को प्रायोरिटाइजेशन जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी ने देना शुरू किया था, इस चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काम किया है कि एक ऑर्डर पास किया, जिसके अंतर्गत रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल, इन दोनों चीजों को रिड्यूस करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत ये कर दिया गया कि एफिडेविट अब हर कैंडिडेट को सबमिट करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत अब हर कैंडिडेट जो है, जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, वो अपना एक एफिडेविट फाइल करेगा, जिसमें कि अपनी सभी प्रॉपर्टी का डिटेल हो, जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग उसके अगेंस्ट में है, उन सभी का जायदाद, उन सब का ब्यौरा, अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा, वो एक एफिडेविट बनाएगा, एफिडेविट बना के सबमिट करेगा। सेकेंड पॉइंट हमारे मन में आता है, एफिडेविट क्या होता है? तो एफिडेविट क्या, एक साइन डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऑफिसर को सबमिट होता है, जिसमें कि इस बात को सत्यापित किया जाता है कि जो स्टेटमेंट वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी चीजें इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू है।
तो इस तरीके से हर जो कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करता है वो सबमिट करता है एफिडेविट, जिसमें अपने अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस और अपनी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा ब्यौरा देता है। एंड द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक। अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर की वजह से अब लोगों के पास अपने नेता के बारे में बहुत सारी जानकारी, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन इज क्या गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू, कि ये पूरी सूचना जो कैंडिडेट दे रहा है वो सही है कि गलत है या कितनी सही है। तो इस चीज को चेक करने का एक सिस्टम ये लूप होल की बात कर रहा है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया गया, उसके बाद जो है एफिडेविट फाइल करने की बात की गई, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कमीशन ने भी एक आर्डर पास किया और इस आर्डर के अंतर्गत ये नेसेसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने पार्टी के अंतर्गत वो एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराएगी और इनकम टैक्स रिटर्न भी ITR को भी फिल करेगी। यानी कि अब हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी कर दिया कि अब वो हमेशा अपना पॉलिटिकल पार्टी होल्ड करेगी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को, साथ ही साथ इनकम टैक्स को भी भरेगी। जो भी फंड आते हैं सभी जानकारी को देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स को भरना पड़ेगा, तमाम कार्रवाई को अब हर पॉलिटिकल पार्टी करना पड़ेगा। द पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम इट इज मोर फॉर्मेलिटी, इट इज नॉट क्लियर इफ द स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी। अब इसमें भी लूप होल्स की बात की जा रहा है कि अब जो है पॉलिटिकल पार्टी जो चीजें करती है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन की बात कर रहा है, तो वो कराती है कि नहीं कराती है, और कराती भी है तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के दृष्टिकोण से कराती है। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे उसमें एफिडेविट में जो जानकारी दे रहा है वो पूरी की पूरी कहाँ तक सही है, इस चीज को चेक करने कोई सिस्टम नहीं है। उसी प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को भी चेक करने कोई सिस्टम नहीं है। तो 3 प्रमुख रिफॉर्म की बातें की गई है, इसमें पहला एंटी डिफेक्शन लॉ, सेकेंड आपका एफिडेविट फाइल करने का, और लास्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को कराने की बात कही जा रही है। अब कुछ सजेशन के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ सुझाव में सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो आंतरिक मामले होते हैं उन सभी मामलों को हल करने के लिए एक कानून बनना चाहिए जो कि सब एक पार्टी के आंतरिक मामलों को जो है देख रेख करे, उसको रेगुलेट करे। सो इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर टू इट्स मेंबर, जिसमें शुरुआत में एक मेंबरशिप का जो रजिस्टर है वो मेंटेन, कितने मेंबर हैं कितने नहीं है, कब ज्वाइन किए, क्या, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मेंटेन करता है पॉलिटिकल पार्टी, अब वो करना पड़ेगा। ये सजेशन दिया जा रहा है कि ये किया जाना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने सभी मेंबर के बारे में या मेंबर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। यानी पार्टी डिस्प्यूट में अगर किसी भी प्रकार से पार्टी में डिस्प्यूट होता है तो बिल्कुल जैसे जुडिशरी सिस्टम बना हुआ है हमारे देश में, सेम उसी प्रकार से एक इंडिपेंडेंट जो है अथॉरिटी बने जो इन सभी मामलों पे फैसला सुनाए, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, और जो भी हाईएस्ट टॉप पोस्ट की बातें जो हमने कल के सेशन में पढ़ा था, उस पोस्ट की जब बारे में बातें आए तो उसके लिए इलेक्शन खुद पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो, इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए कि किसकी पॉपुलरिटी एक पॉलिटिकल पार्टी में कितनी है, उस आधार पे कि वो लीडर, टॉप का लीडर कौन बनेगा, इसके लिए एक इलेक्शन भी हो। तो इसकी बातें कही जा रही है, इस सजेशन की बात कर रहा है। एंड साथ ही साथ it should made mandatory for political party to give a minimum number of ticket about 1/3 to women candidate। अब ये भी सुझाव की बात कर रहा है कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाए या फिर महिलाओं को दिया जाए। इसके बाद सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी एंड देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग टू इलेक्शन। स्टेट फंडिंग की बात कहा जा रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन के दरमियान में खूब जो है अथाह पैसा जो है
सभी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा उड़ाया जाता है किसी भी प्रकार से इलेक्शन को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक लिमिटेशन हो, इसके लिए स्टेट फंडिंग हो, जिसमें स्टेट खुद पैसा दे सभी पॉलिटिकल पार्टी को कि आपको इतने में से ही अपनी पूरी व्यवस्थाओं को संचालित करना है। लेकिन इसका भी कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता, इसको भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करे। स्टेट फंडिंग की बात कही जा रही है जिसमें कि गवर्नमेंट खुद करे, मनी से सपोर्ट अपने जितने भी इलेक्शन में जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट खुद पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, जिसमें स्टेट फंडिंग की बात कही जा रही है, जिसमें कि तमाम जो खर्च एक पॉलिटिकल पार्टी करती है विभिन्न रूपों में। सो दिस सजेशन हैव नॉट एट हैड बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी। कह रहा है ये सजेशन अगर मतलब फिर भी जो है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा एक्सेप्ट नहीं होते हैं, एंड इफ व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दिस कुड नॉट बी सम इंप्रूवमेंट। देखो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि सजेशन के बारे में कह रहा है कि अगर एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है या एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी होती है, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लीगली ही राजी होते हैं, राजी नहीं होते, इन सभी एस्पेक्ट से हट के अगर बात किया जाए तो आपका एक लीगल सॉल्यूशन किसी भी प्रकार से इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को जब हम ओवर रेगुलेट कर देते हैं, ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। वो क्या हो सकता है? काउंटर प्रोडक्टिव। और किसी चीज को आप लगातार ओवर रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो उल्टा ही नुकसान कर सकता है, क्योंकि दिस वुड फोर्स ऑल पार्टी टू फाइंड वे टू चीट द लॉ। क्योंकि जितना ही हम उसको काउंटर करने के लिए कानून बनाएंगे, रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे, वो उतना ही लूप होल्स बनाकर कानून को चीट करने के तमाम रास्तों को खोज लेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी। सो बिसाइड पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एक ऐसे कानून को पारित नहीं होने देंगे या किसी भी ऐसे अपने खुद के ऊपर रेगुलेशन को नहीं लगने देंगे जो कानून खुद उन पर ही अंकुश लगाए। सिंपल सी बात है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट कि देयर आर टू अदर वे इन पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्स। दो और रास्तों को सुझाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी में इसकी वजह से रिफॉर्म हो सकते हैं। पहला है वन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, कि लोग खुद ही प्रेशर बना दें एक पॉलिटिकल पार्टी पे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को ये महसूस अगर होता हो और पॉलिटिकल पार्टी जानते हैं कि दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। लोग अगर खुद ही पेटिशन दें, आपका पब्लिसिटी करें, एजिटेशन करें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पॉलिटिकल पार्टी की तमाम मैकेनिज्म के लिए, अगर लोग खुद ही आवाज उठाना शुरू करें तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। इफ पॉलिटिकल पार्टी फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म। क्योंकि जब लोग, मीडिया, तमाम चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर वो इस तरीके से एजिटेट करने का प्रयास करेंगी, मूवमेंट करना शुरू कर देंगी, तो पॉलिटिकल पार्टी को ये रियलाइज होगा कि अगर वो कहीं लोग कर रहे हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए, अपने अंदर रिफॉर्म कर लो, रिफॉर्म कर लो, रिफॉर्म कर लो, और अगर रिफॉर्म नहीं करते हैं खुद के अंदर तो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट जो है खो देंगे। इसलिए हो सकता है कि एक अच्छा सुझाव है कि लोग अगर प्रेशर बना दें पॉलिटिकल पार्टी पे तो शायद उसमें सुधार हो सकता है। पहला तो ये। दूसरी पॉइंट की बात कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। अगर जो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में सुधार हो तो सिर्फ बाहर से खड़ा होकर टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा, खुद भी पॉलिटिकल एरेना में एंट्री लेनी पड़ेगी और उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, डू नॉट टेक पार्ट इन इट, सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर खड़े होकर क्रिटिसाइज करने से एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सभी सुधार नहीं हो सकते। अगर द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स, जब तक आपके लोग जिसको सुधार चाहिए, जैसा कि हमने जेंडर, रीजन, कास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर जो समस्याएं हैं, जिसके पास समस्याएं वो खुद उसमें अगर उतर जाए तो कहीं ना कहीं उसका बेटर सोल्यूशन मिल सकता है। यानी लोग सिर्फ बाहर खड़े होकर क्रिटिसाइज करें, इससे पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म नहीं हो सकता, बल्कि वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करें, ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, देन इट विल बी डन। ये हो सकता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट चैप्टर, और इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती
होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, नेसेसिटी क्या होती है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एंड हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, जिसके अंतर्गत वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम को हमने पढ़ा। साथ ही साथ नेशनल पार्टीज, जिसमें कि 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। साथ ही साथ स्टेट पार्टी के कॉन्सेप्ट को देखा, नेशनल और स्टेट के क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले पॉइंट्स को देखा कि किन किन आधार पे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी और किन किन आधार पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी कह सकते हैं, इन एस्पेक्ट को देखा। साथ ही साथ हमने लास्ट में देखा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और इसमें हमने 4 प्रमुख चैलेंजेस को देखा। फाइनली लास्ट में हमने रिफॉर्म्स को देखा। रिफॉर्म्स में 3 रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए। साथ ही साथ कुछ सुझाव भी दिए गए और कुछ अदर सुझाव के साथ साथ इस पूरे पॉलिटिकल पार्टी के सभी मैकेनिज्म के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। तो इस प्रकार से हमने आज इस पूरे कंप्लीट चैप्टर की एक एक बिंदुवार तरीके से डिस्कशन में हिस्सा लिया, कंप्लीट किया और समझा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले दिन आपको इस पूरे चैप्टर का 1 शॉट, जिसमें कि इस चैप्टर को कंप्लीट एक बार से रिवाइज कराया जाएगा और इसके सभी एस्पेक्ट को समझाने का प्रयास किया जाएगा। सो आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।